Welcome back, everyone. As you know very well that we have started the chapter Rise of Nationalism in Europe. Okay, and few हमने NCERT के क्वेश्चंस भी कवर कर चुके हैं. Okay, सेक्शन ए हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं. इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देख चुके हैं थ्रू दिस इमेज. ये इमेज को हमने जो 2 पेजेस का टेक्स्ट था आपका NCERT का वो हम समझ चुके हैं इजीली थ्रू दिस इमेज. सेक्शन ए हम कवर कर चुके हैं एंड इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू कवर सेक्शन बी. ओके, सेक्शन बी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं. तो आप लोग हो जाइए तैयार. बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपका सेक्शन बी कवर होने वाला है. लेट मी टेल यू विद इन अ मिनट दैट हाउ वी आर गोइंग टू कवर. ओके, एंड व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू गो थ्रू इन द सेक्शन बी. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सेक्शन बी का नेम है एज आई हैव टोल्ड यू. ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है. इसमें से रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, बट हम फिर भी एक ग्लिम्स इसका देखेंगे ताकि कुछ छूटे ना फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फॉलोड बाय दैट हम लोग देखेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. जो न्यू मिडिल क्लास का इमर्जन है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो PYQ से आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से रिगार्डिंग दिस टॉपिक. लिबरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा. लिबरलिज्म क्या होता है या लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, आया भी हुआ है कई बार PYQs में. जब मैं आपके साथ PYQs डिस्कस करूंगा तो आप लोग को इसमें से क्वेश्चंस देखने को पक्का मिलेंगे. ओके, नाउ फॉलोड बाय दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर ओनली. अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. जो कंजर्वेटिज्म स्प्रेड हुआ था आफ्टर 1815, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं और कंजर्वेटिज्म जो स्प्रेड हुआ था उसमें क्या हमें देखने को मिला था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेक्शन ओनली. ओके, एंड फॉलोड बाय दैट वी विल रीड अबाउट फ्यू रिवॉल्यूशनरीज. ओके, जिसमें से हम एक रिवॉल्यूशनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी रहे हैं हमारे, गिसेप मेज़िनी. उनके बारे में हम पढ़ेंगे. इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे. इससे रिलेटेड एक NCERT में क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए यू कैन सी राइट अ नोट ऑन गिसेप मेज़िनी. ओके, तो NCERT में अगर क्वेश्चन है और NCERT की टेक्स्ट बुक का भी पार्ट है, बोर्ड्स में भी कई बार पूछा गया है, तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो इसको भी हम 3 स्टार कैटेगरी में रखेंगे. ओके, दैट्स इट. इतना ही हम लोग इसमें देखने वाले हैं. सो लेट्स रीड वन बाय वन. शुरू करते हैं. ठीक है, होप सो आपको मज़ा आएगा. सो चलिए शुरू करते हैं. ओके, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. एक्चुअली क्या था, पहले मैंने आपको बताया था कि नेशन स्टेट्स नहीं थे. जैसे कि जर्मनी, इटली वगैरह, ब्रिटेन हम देख रहे हैं आजकल, दे वर नॉट देयर. ठीक है, अर्लियर. तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो थे पहले डिवाइडेड थे आपका किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में. ओके, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वो अंडर कंट्रोल था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के. ठीक है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर कंट्रोल था. उन लोगों को कोई मतलब नहीं था कलेक्टिव आइडेंटिटी से, कॉमन कल्चर, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस वो बोलते थे, कोई उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी. डिफरेंट एथनिक ग्रुप से वो बिलोंग करते थे. मतलब उनको जो टाई करता था ना, वो सिर्फ एक ही पर्सन होता था, दैट इज उनका रूलर यू कैन से. ठीक है, सिर्फ उनका जो रूलर होता था वही उनको टाई करता था. जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल करता था. और जो ऑस्ट्रिया हंगरी में जो रीजन्स थे, बहुत ज़्यादा रीजन्स थे. ठीक है, जो जिस पे आपका हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था. अब कौन कौन से रीजन्स थे सर उसमें? इसमें एल्पाइन रीजन्स आते थे. एल्पाइन रीजन वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे एल्प्स माउंटेन्स स्प्रेडेड है. ओके, टायरल, ऑस्ट्रिया, सुडेटरलैंड, बोहेमिया एटसेट्रा. ओके, जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी थी. एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु ऑफन हैव स्पेशल टाइटल्स, दैट इज नॉबल्स. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो सिंपली समझने के लिए, रिच पीपल्स का राज था, रिच पीपल्स का राज था यू कैन से. वॉज मेजरली जर्मन स्पीकिंग. और ये भी कौन से कम्युनिटी के लोग थे आप बोल सकते हो? जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे. ओके, होप सो क्लियर होगा. ठीक है, इसमें इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थे कुछ, जैसे कि लोम्बार्डिया, वेनेशिया. ठीक है, हंगरी में जो आधी पॉपुलेशन थी, ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ हंगरी स्पोक विच लैंग्वेज यू कैन से. ओके, मग्यार लैंग्वेज ज़्यादातर जो लोग बोलते थे वो मग्यार लैंग्वेज बोलते थे. ओके, एंड बाकी फिर डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते थे, रीजनल डायलेक्ट्स बोले जाते थे यू कैन से, रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी. ओके, होप सो क्लियर होगा. ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है जहाँ पे कौन रूल करता था? हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था. कौन कौन से रीजन्स उसमें आते थे, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में. डिटेल्ड में एज सच ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक. इफ आई टॉक अबाउट प्रीवियस 5-6 ईयर्स एनालिसिस ऑफ PYQs, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट स्टिल NCERT का पार्ट है, NCERT के टेक्स्ट में लिखा है, सो वी मस्ट रीड इट. ओके, एटलीस्ट. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग थ्रू इट. इन गैलिशिया इफ आई टॉक अबाउट, पॉलिश लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती थी. इसके अलावा कुछ और डोमिनेंट ग्रुप्स भी थे एम्पायर की बाउंड्रीज के अंदर अंदर, जैसे बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स इन द नॉर्थ,
Slovenes in Carniolia, Croats to the south and Romans in the east of Transylvania. बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिकल्ट नेम्स आई नो, बट इनके प्रोनाउंसिएशन में, इनके रिमेम्बरेंस के चक्कर में मत रहना, यू विल फॉरगेट द मेन कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, जस्ट रीड इट 2-3 times. If you will be able to keep it in your mind, that's fine, otherwise leave it. Okay, reading, moving further, the aristocracy and the new middle class. As I have said, new middle class से related question पूछा जाता है. Just go through this section very carefully. जितने भी जो मेंबर्स थे डोमिनेंट हाई क्लास के, ठीक है, वो एक कॉमन वे में यूनाइट हुए, ठीक है, जो मतलब रीजनल डिवीजन को छोड़ करके एक कॉमन वे में यूनाइट होते थे. वो कैसे? आपका दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस. पहले तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कैसे, वो आपका किस किस जगह पे लोकेटेड थे, ठीक है. तो उनके एस्टेट्स थे कंट्री साइड में, ठीक है, टाउन में हाउसेज वगैरह भी थे, ठीक है. लैंग्वेज कौन सी बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे स्पेसिफिकली. ओके, families were often connected by the ties. This is very important. Families were often connected by the ties of marriage. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो कनेक्टेड थे अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स, यू कैन से, ठीक है. न्यूमेरिकली काफ़ी स्मॉल ग्रुप था एरिस्टोक्रेसी का, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्री की थी. अब नॉर्मल सी बात है भाई, जो रिच सेक्शन होगा वही पुअरर सेक्शन को कंट्रोल कर पाएगा. तो जो रिच सेक्शन था, दैट इज एरिस्टोक्रेसी आप कह सकते हो, ठीक है. वो लोग आपका कंट्रोल कर रहे थे किसको? पीजेंट्स को, जो कि लार्ज पॉपुलेशन थी जिनकी. ओके, सो पीजेंट्स की लार्ज पॉपुलेशन थी, एरिस्टोक्रेसी की स्मॉल पॉपुलेशन थी. एरिस्टोक्रेसी के लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे. उनके कंट्री साइड में एस्टेट्स थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, यू कैन से. उनके हाउसेस थे टाउन्स वगैरह में. लैंग्वेज बोलते थे फ्रेंच, ठीक है. दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. ओके, देन आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ शुरू इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट फ्रांस और जर्मन के कुछ पार्ट्स में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ. ये पॉइंट आपको याद रखना है. एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में जो ये ग्रुप्स थे, एरिस्टोक्रेसी के ग्रुप्स अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी ये कम ही पॉपुलेशन में ग्रुप थे टिल द लेट 19th सेंचुरी. अमंग लिबरल मिडिल क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. यहाँ पर जो लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, मैंने आपको बताया जो मिडिल क्लास लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उनके अंदर माइंड में एक क्वेश्चन आया कि दैट व्हाई दीज पीपल आर पावरफुल एंड व्हाई दे आर डोमिनेटिंग अस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस, ठीक है. तो इसकी वजह से उन्होंने वॉइस रेज करी कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू हैंडल दिस फर्दर, ठीक है. हम अब इस चीज़ को और फर्दर फॉलो नहीं करने वाले हैं, दैट्स इट, ठीक है. तो लिबरल मिडिल क्लास ये चाहते थे कि दैट उनको फ्रीडम मिल जाए. व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? जो ये कंसेप्ट है, जो लिबरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट है, वो मिडिल क्लास से ही आया. ओके, तो लिबरल नेशनलिज्म की अगर मैं बात करूं तो लिबरलिज्म पहले समझते हैं हम, मतलब क्या होता है लिबरलिज्म का. लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ्रीडम. ओके, तो लिबरल एक टर्म है, लिबरलिज्म जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, दैट इज लिबर, यू कैन से, मीनिंग फ्री. सो आई हैव टोल्ड यू लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है. सिंपली आप बोल सकते हो फ्रीडम. अब फ्रीडम ना, देखो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम का मतलब अलग हो सकता है. अगर मैं बात करूं एक कॉमन पर्सन की सोशली, ठीक है, सोशली अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मेन एम क्या होगा लिबरलिज्म से रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड. वो चाहेगा यार मेरे को फ्रीडम मिल जाए, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, जहां वो जाना चाहे, ठीक है. इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने इक्वल हो सब लोग, ठीक है. ऑल्दो यहाँ पर हम जो बात करें ना कि फ्रीडम की बात करें, बट यहाँ पर सफरेज की कोई बात नहीं हुई थी. हाँ, ध्यान रखना, उस टाइम तक सफरेज की कोई बात नहीं हुई थी, यूनिवर्सल सफरेज की कोई बात नहीं हुई थी. मीन्स राइट टू वोट की कोई भी बात नहीं की गई थी उस टाइम पे. अंडरस्टूड? दे वांट फ्रीडम, दे वांट लिबरलिज्म, दे वांट लिबर्टी, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. दैट्स इट, सोशली अगर मैं बात करूं. ओके, then if I'll talk about politically they want the concept of government by consent, means वो लोग खुद से डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को इलेक्ट करे, दैट्स इट, ठीक है. पॉलिटिकली उनका लिबरल नेशनलिज्म या लिबरलिज्म से मतलब इतना ही था. ओके, होप सो क्लियर होगा. देखो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना दैट कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. एंड सेकेंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वीडियोज एंड क्विजेज लिंक एटसेट्रा, ठीक है. एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ओके, हाँ, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकली दैट दे वांट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है. जबकि नेपोलियनिक कोड की अगर हम बात करें तो दैट हैज़ गिवन लिमिटेड सफरेज. ओके, उसने आपका कुछ जो मैन विद प्रॉपर्टी हैं उनको राइट दिया था, लेकिन विमेन को
यहाँ पर विमेन का स्टेटस जो है वो ठीक नहीं था उस टाइम पर भी, तो यहाँ पर सफरेज की कोई बात नहीं की गई थी उस टाइम पर। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और इकोनॉमिक वे में लिबरलिज्म का मतलब क्या था? दे वांट द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, वो मार्केट की फ्रीडम चाहते थे। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी स्टेट के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड गुड्स एंड कैपिटल यू कैन से, तो उससे रिलेटेड वो क्या चाहते थे, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए। ठीक है, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो जर्मन उस टाइम पे जो जर्मनी में नेपोलियन ने डिवाइड कर दिया था किसको, आपका जर्मनी को कितने पार्ट्स में, 39 स्टेट्स, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ओके, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी खुद की करेंसी थी, खुद के वेट्स थे, खुद के मेजर्स थे, लेकिन अभी भी उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। ओके, एक मर्चेंट अगर उसको ट्रैवल करना पड़ता था 1833 में जब उसको ट्रैवल करना पड़ता था फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, ठीक है, दीज आर टू स्टेट्स इन द जर्मनी यू कैन से, उसको जब ट्रैवल करना पड़ता था हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में अपनी गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स से क्रॉस करना होता था, और इसकी वजह से हर एक कस्टम बैरियर पे उसको 5% ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। मीन्स यू कैन से 55% तो ड्यूटी अप्रॉक्स वो पे कर देता था, और तो गुड्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो जाती होगी, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा हो जाती होगी, जिसकी वजह से गुड्स को सेल आउट करना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम पर, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड टाइम टेकिंग ऑल्सो। एंड मेजर्स की अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट में एक सेपरेट मेजर था यू कैन से, दैट इज़ फॉर एग्जांपल एलए, जो हर एक रीजन में अलग अलग मेजरमेंट के लिए जाना जाता था। एलए एक जगह पर डिफरेंट लेंथ का होगा, एंड अनदर जगह पर डिफरेंट लेंथ का होगा। फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में अगर हम बात करें तो 1 एल इक्वल्स टू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, सो मैंस में अगर हम बात करें तो 55.1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट हाँ ऐसा पूछ सकता है कि एल जो है वो क्या है, किस चीज़ का मेजर है, तो मेजर फॉर क्लोथ आप बोल सकते हो, मेजर ऑफ क्लोथ। ठीक है, एंड आपका हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में जाने के लिए कितने कस्टम बैरियर्स आपको क्रॉस करने पड़ते थे एज अ ट्रेडर उस टाइम पर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क, बट रेयर चांसेस है, बहुत ही रेयर चांसेस। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, इन 1834 में अगर हम बात करें तो जो कस्टम्स यूनियन, एक कस्टम यूनियन बनाई गई, हाँ इससे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इस बात को। कस्टम यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जिलेब्रिन क्या है, व्हाट वाज जिलेब्रिन, क्या थी जिलेब्रिन, सॉरी, तो आपको आंसर करना था दैट अ कस्टम यूनियन, दैट्स इट सिंपली। ओके, तो ये फॉर्म की गई थी एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, प्रशिया के इनिशिएटिव के थ्रू ये यूनियन फॉर्म की गई थी, एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन करा। क्या थी जिलेब्रिन, कस्टम यूनियन थी, कहाँ पे बनी थी, जर्मनी में बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, 1834 में बनी थी। दीज थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस पॉइंट, और आए भी हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जिलेब्रिन क्या थी पूछा गया है, कस्टम्स यूनियन थी, कौन से ईयर में बनाई गई थी 1834 में, ये भी पूछा जा चुका है, सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। ओके, okay, understood, hope so. Now moving towards to the next point, that is a new conservatism after 1815. एक नया कंजर्वेटिज्म अप्रोच स्टार्ट हुआ 1815 के बाद। अब सर 1815 में ऐसा क्या हुआ था? 1815 में नेपोलियन हार गया था, ठीक है, तो जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी वो उसमें एक नया स्पिरिट आया, दैट इज अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म यू कैन से। अब कंजर्वेटिज्म क्या होता है, तो कंजर्वेटिज्म में जो कंजर्वेटिव्स हैं, मतलब जो पुराने लोग हैं, उनका क्या मानना होता है कि दैट believe that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved। मतलब पुराने लोग, मैंने बोला ना, पुराने लोगों का क्या मानना होता है कि जब ये सारी चीज़ें, जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं स्टेट और सोसाइटी की, जैसे कि मोनार्की हो गया, वो फेवर करते हैं मोनार्की को, चर्च के पॉलिसीज़ को वो फेवर करते हैं, सोशल हायरकीज़ को वो फेवर करते हैं, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, जो भी ये सिस्टम चला आ रहा है सोसाइटी में, they believe that this should be followed only because most of them did not propose a return to the society of pre-revolutionary days, that's why। ठीक है, ओके, नाउ फॉलोड बाय दैट 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर्स के, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, जिन्होंने कलेक्टिवली डिफीट करा था नेपोलियन को, एज आई हैव टोल्ड यू कि 1815 में नेपोलियन हार गया था। ठीक है, तो इसके बाद एक ट्रीटी इंपोज करी गई थी जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी, मेट एट वेना, एक कांग्रेस हुई वेना में, ठीक है, एक मीटिंग हुई वेना में, मेट एट वेना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। उन्होंने एक सेटलमेंट ड्रॉ करा, मीन्स आपस में जितनी भी टेरिटरीज थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और फर्दर एक्सपेंशन से फ्रांस को रोका गया, उसको ब्लॉक किया गया। अब कैसे, वी विल रीड इट फर्दर। तो जो पहले जो ये कांग्रेस हुई थी, मीन्स जो मीटिंग हुई थी, वो होस्ट किसने करी थी, उसमें मेन रोल किसने प्ले करा था,
ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने रोल प्ले करा था, जहां पर जितने भी डेलीगेट्स थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, दैट इज ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815। तो ट्रीटी ऑफ वेना कब साइन हुई थी? 1815 में। ओके, ये कांग्रेस होस्ट किसने करी थी? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ओके, जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड विद द ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था? जितने भी चेंजेस किए गए हैं किसके थ्रू? नेपोलियन के थ्रू, ठीक है, उन सारे चेंजेस को अनडू करना, मतलब वापस से जैसा सब कुछ चल रहा था वैसे ही चलने देना नेपोलियन रूल से पहले। ओके, तो आपको पता है बर्बन डायनेस्टी पहले रूल करती थी, ठीक है, तो जो बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, हाँ सॉरी, आपको पता है पहले बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे डिपोज कर दी गई थी, हटा दी गई थी, उसको वापस से पार में रिस्टोर कर दिया गया। एंड जितनी भी जो फ्रांस की टेरिटरीज थी, ठीक है, जो उसने एनेक्स करी थी नेपोलियन के रूल के अंडर में, ठीक है, उनको सबको जिससे उसने एनेक्स करी थी या जो अदर पार्ट्स थी, अदर सुपर पार्ट्स थी, उनको दे दिया गया, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ओके, एक सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप करे गए फ्रांस की बाउंड्री में, ठीक है, मैंने आपको बताया फ्रांस को ब्लॉक करा गया ताकि वो एक्सपेंड ना कर पाए, ठीक है, टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो इस तरीके से जो किंगडम ऑफ, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, वैसे डिटेल तो में नहीं बनेगा, डिटेल में सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ वेना में क्या एग्रीमेंट हुआ था, वो हार्श ट्रीटी क्यों थी, एटसेट्रा, ठीक है, बट वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये डिवीजन भी पूछ सकता है, ठीक है, रेयर चांस है, अभी तक नहीं पूछा गया, सो लेट्स गो थ्रू इट वंस बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट, ठीक है। तो रीड करते हैं, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था वो आपका किस में इंक्लूड कर, जिसमें जिसका बेल्जियम भी पार्ट था, सॉरी, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, ठीक है, उसको नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। जेन्युआ, उसको पेडमोंट इन द साउथ में ऐड कर दिया गया। प्रशिया, उसको न्यू टेरिटरीज दे दी गई इन ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटायर्स पे, और जो ऑस्ट्रिया था उसको कंट्रोल दे दिया गया नदर्न इटली का, ठीक है, तो याद रखना है, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया नदर्न इटली का, प्रशिया को कुछ और न्यू टेरिटरीज दे दी गई वेस्टर्न फ्रंटायर्स पर, ठीक है। किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूडेड था उसको नॉर्थ पे सेटअप किया गया। जेन्युआ, ठीक है, जिसको पिडमोंट साउथ में इंक्लूड कर दिया गया, यू कैन से। ओके, होप सो क्लियर होगा। नाउ अब बात करें जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ वेना में कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको अनटच रहने दिया, ठीक है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। तो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो थी उसको अनटच रहने दिया, ठीक है, जो नेपोलियन ने ही बनाई थी, बट उसको चेंज नहीं किया गया। ओके, होप सो क्लियर होगा। ईस्ट में अगर हम बात करें तो रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, पार्ट ऑफ पोलैंड। जो प्रशिया है उसको सेक्सोनी का एक पोर्शन दे दिया गया, पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, ठीक है। तो सेक्सोनी किसको दिया गया? प्रशिया को दिया गया। पोलैंड किसको दिया गया? रशिया को दिया गया, ठीक है। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर, क्या मतलब मेन इंटेंशन क्या था? ये सब जो राम कहानी हम पढ़ रहे हैं इसका मेन इंटेंशन क्या था? एज आई हैव टोल्ड यू कि कंजर्वेटिव्स में अप्रोच आया था, उनका बिलीफ क्या था कि मोनार्की, द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, दैट्स इट, ठीक है। तो कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वॉर ऑटोक्रेटिक रिजाइम थे, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट, हो गया, इतना ही काफी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन दैट यू हैव टू गो थ्रू अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज, और रिवॉल्यूशनरीज में सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी के बारे में आपने अभी पढ़ना है, दैट इज गिसेप मेज़नी, ठीक है। गिसेप मेज़नी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप यू कैन सी इन दिस इमेज इन बर्नी इन 1833। यंग यूरोप आपको पता है एक सोसाइटी है, एक सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है। 1833 बर्नी, गिसेप मेज़नी। प्रिंट किसने बनाया? ये गायकोमो मेंटेगेजा, ठीक है। नाम नहीं पूछता है किसने बनाया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है दैट कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर डेफिनेटली, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसेप मेज़नी, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कहाँ पे बॉर्न हुए थे गिसेप मेज़नी साहब? जेन्युआ में 1807 में। फिर एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने, कहाँ पर? कार्बोनेरी, ओके, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी, ठीक है। यंग मैन थे, जब वो 24 एज के थे तब क्या बोलते हैं, उनको एग्जाइल भेज दिया गया 1831 में, ठीक है। अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया, क्यों भेजा गया था एग्जाइल उनको? बिकॉज उन्होंने लिगुरिया में एक रिवॉल्यूशन कर दिया था, ठीक है, दैट्स वाई उनको एग्जाइल भेज दिया गया। कब? 1831 में। कब? किस एज में? 24 की एज में, ठीक है। फिर देन उन्होंने 2 मोर अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज फाउंड करी, दैट इज यंग इटली इन मर्सेल्स, गिसेप मेज़नी यंग इटली इन मर्सेल्स, रिमेंबर दिस, ओके।
यंग इटली मर्सेल्स में फाउंड करी, यंग यूरोप बर्नी में फाउंड करी, ओके। जिनके जो मेंबर्स थे वो सेम मेंटालिटी वाले लोग थे, ठीक है, जो चाहते थे रिवॉल्यूशन, जो चाहते थे चेंजेस, वो सारे लोग इन सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर बन जाते थे, ओके, ठीक है, सो दैट दे कैन वर्क कलेक्टिवली। यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, कहाँ के लोग थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स, ओके। होप सो क्लियर होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट फ्यू पॉइंट्स। मिजनी का क्या मानना था कि गॉड ने जो ये नेशंस बनाए हैं, ठीक है, वो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है। हाउ वी कैन डिवाइड इट, हाउ वी कैन फाइट फॉर अ नेशन, ठीक है, हाउ वी कैन सुप्रेस another individual of the nation, all are equal, ठीक है, दिस was the belief of मेजिनी। मेटरनिच जो है, जिन्होंने आपको पता है जो गिसिप मेजिनी है, उनके बारे में क्या बोला? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, बिकॉज जो मेजिनी था वो चेंजेस चाहता था एंड मेटरनिच डजंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई मेटरनिच ने क्या बोला? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। हु, किसको बोला? हु वॉज? मेजिनी, ठीक है। किसने बोला? मेटरनिच ने बोला। इस पे भी क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके बारे में बोला गया था? तो मेजिनी के बारे में बोला गया था। किसने बोला था? मेटरनिच ने बोला था, ठीक है, क्लियर। तो इटली हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बन गया इटली विद इन अ वाइडर एलियंस ऑफ नेशंस व्हिच अलोन कुड बी अ बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, ठीक है। नाउ फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज और कंट्रीज में भी सेटअप हुई, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड एटसेट्रा। दैट्स इट। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। बाकी जस्ट एक रीडिंग मारनी है, ठीक है, यू विल गेट द नोट्स थ्रू द लिंक, ओके। और जस्ट एक दो बार इसको सुन लेना। बाकी आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट सेक्शन था। एंड आई मस्ट टेल वंस अगेन, ये जो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है, सिर्फ इसमें से ये बात ध्यान रखनी कि ऑस्ट्रिया हंगरी में कौन सा एम्पायर रूल करता था, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन बनेगा बस इसमें से, दैट इज हैप्सबर्ग एम्पायर। अल्पाइन रीजन्स वगैरह आपको पता ही है, बट ये सारे नाम वगैरह ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि सारे नेम्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, बस ये ध्यान रख लेना, हंगरी में जो पॉपुलेशन है, मेजरली जो पॉपुलेशन है वो क्या बोलती थी? मग्यार बोलती थी, ओके। एंड गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी जो है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलते थे? जो हाई क्लास के लोग हैं आप बोल सकते हो, दैट इज पॉलिश लैंग्वेज दे यूज, ओके, ठीक है। होप सो यू लाइक इट, ठीक है। चलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।